जो नाराज़गी वाले वोट अनिल जी को वैसे भी नहीं पड़ने थे, वो चंपा जी की तरफ जा सकते थे, लेकिन अब चंपा जी की तरफ नहीं गए, वो आपको पड़ गए। तो इसलिए फ़ायदा जो है अल्टीमेटली अनिल जी को होगा। इस तरीके की बातें चल रही हैं। एचपी यूनिवर्सिटी में मैंने एक नाटक किया, मोहना नाटक। उस नाटक की वजह से मैं बहुत फेमस हुआ। आज भी जितने भी उस समय के लोग हैं वो मुझे मोहना करके ही बुलाते हैं। याद दिलाएंगे थोड़ी? मैं भी खुद भूल गया हूँ कि क्या वो स्टोरी थी। ब्रदर्स की कहानी थी हाँ, वो शायद। 3 भाइयों की कहानी थी। एक यहाँ राजा के यहाँ पे नौकरी करते थे, और जो बड़े बड़े भाई साहब थे वो घर में थे, तुलसी थे। तो उन्होंने मोहना को बार बार पूछा, शायद उनको भी शक था कि ये खून मोहना ने नहीं किया हुआ है। वो बार बार पूछते हैं मोहना से कि बता किसने खून किया है। तो मोहना उनको नहीं बताता। उसको ये विश्वास था कि भाई बचा लेगा। मोहना एक ऐसी कहानी हमारी लोक कथा है, और मतलब एक्चुअल में बोलते हैं हुई है ये, जिसमें एक सेक्रीफाइस दिखाया एक छोटे भाई का, जिसे आश्वासन दिया जाता है कि क्योंकि बड़ा भाई वो राजा के पास जॉब करता है तो वो उसे बचा लेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति में भी इस प्रकार के मोहना मौजूद हैं क्या? आप भी उनमें से एक हैं जिसे कभी कहा गया हो कि आपको कुछ अच्छा दिया जाएगा और इसलिए आप थोड़ा सेक्रीफाइस कीजिए और आप कभी टिकट के लिए अप्लाई ना कीजिए, उस तरीके से कुछ है? जब रिप्लाई कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था कि सच में मैं कहीं मोहना ही तो नहीं बन गया था। मेरी वाइफ महाराजा अग्रसेन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और फिजिक्स पढ़ाती हैं, और बेसिकली वो बंगाल से हैं। वो फिजिक्स बंगाल से हैं? हाँ, मैंने हमारे यहाँ का सेन वंश भी बंगाल से है। हाँ, और उनकी तो लैंग्वेज, बहुत सारे शब्द जो मुझे अब ध्यान से देखता हूँ तो बहुत सारे शब्द ऐसे लगता है कि बंगाल से आए हैं। जैसे सेपो बड़ी वगैरह, बाड़ी कथाए किथिए, वैसे वैसे जैसे बोलते हैं तुम्हारी बड़ी कथाए, तेरा घर किथिया, वैसे वैसे तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बंगाल और मंडियाली एक जैसे ही हैं। इलेक्शन लड़ने में आपको वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो मालूम चली कि एक कौन सा वो एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे? क्या नया मिला आपको? 20 तारीख को मैंने नॉमिनेशन भरा। 20 तारीख से लेके 29 तारीख तक मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मेरे पास चुनाव चिन्ह क्या होने वाला है। मैं लोगों के पास अगर जाता भी तो क्या कहता कि मुझे अगर आप वोट डालें तो मेरा चुनाव चिन्ह क्या होगा। अगर आप अमीर नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो चुनाव लड़ना सच में मुश्किल है। मेरा जैसा एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि जहाँ पे आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद लोग आपको खूब सारे सपोर्ट करते हैं। और 2 पार्टी सिस्टम में सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि पार्टी ने जिस मर्जी कैंडिडेट को उतारा, चाहे वो कैपेबल है चाहे वो कैपेबल नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ 10 बड़े व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है। क्या बीजेपी में भी अब वो पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो नेता के करीब होगा, बड़े नेता के, उस नेता के जो इन्फ्लुएंस में होगा टिकट आवंटन में, या जिसका चलती होगी, उसके अगर कांटेक्ट में वो ज़्यादा, उसका प्यारा दिल के करीब ज़्यादा होगा तो उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी बनिस्बत उसके जो बंदा एक्चुअल में डिजर्विंग है? क्या ये पैटर्न कांग्रेस में काफ़ी देखने को मिला है, अब बीजेपी में भी वैसा ही हो रहा है? देखो, मैंने एक राइटअप भी लिखा था, चयन या मनोनयन। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मंडी में गौ सदन खुला है, ये मेरी रिट पिटीशन है। बाड़ी चेला मार्ग था जिसमें लगभग 35-36 लाख रुपए का एम्बेजलमेंट हुई थी, उसको मैं बाहर लेकर आया था। मंडी के हॉस्पिटल की एक्स्ट्रा बिल्डिंग थी, उसको मैं रिट पिटीशन के साथ लेके आया था। एक MBBS का बहुत फेमस केस हुआ था, उस वाले केस में मैं वकील था। तो मैंने बहुत सारी रिट पिटीशन किए थी उस टाइम। तो कई बार तो उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वीरभद्र जी, मुझे और कौशिक जी होते थे, उनको कहते थे यहाँ पे पिल माफिया सक्रिय है, कहते PIL को पिल। 18 फरवरी 2006 जब सारे केस खत्म हुए थे, मैंने वापस आके लड्डू बांटे थे ना, तो हर बार मैं कोर्ट में जाके वकील होते हुए क्रिमिनल की तरह खड़ा हो जाता था। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक, आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष इंटरव्यू सीरीज के 7वें एपिसोड में। और आज मेरे साथ आप देख सकते हैं प्रवीण शर्मा, जिन्हें पिन्नू भाई के नाम से जाना जाता है, वो मौजूद है। और काफ़ी हलचल मचा दी थी इन्होंने जब इन्होंने कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा मंडी सदर से, क्योंकि बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे भाई, काफ़ी सारी पोजीशंस पे भी रहे बीजेपी में। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं सोचा कि भाई ये डेंट मार सकते हैं उनके कैंडिडेट की जीत में, तो इन्हें बिठाने की भी कई प्रयास किए गए। तो सब कुछ पूछेंगे आज, और जो हमारा इस इंटरव्यू स्टाइल का फॉर्मेट है, थोड़े कैंडिडेट सवाल होंगे, थोड़े जीवन से जुड़े सवाल होंगे, थोड़े चटपटे, मीठे, खट्टे, सभी बात जैसे मंडियाली धाम होती है तो उस प्रकार के सारे व्यंजन मिलेंगे, सभी स्वाद के भरपूर व्यंजन मिलेंगे इसमें। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस इंटरव्यू सीरीज़ में। और बाकी हम कई नेताओं से संपर्क साध रहे हैं आज की डेट में दर्शकों, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि सबके पास अभी समय, क्योंकि अभी 2 दिन रह गए हैं रिजल्ट आने के लिए,
तो सभी इधर उधर कुछ जोड़ तोड़ और समीकरणों में व्यस्त हैं, तो समय मिल पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो आज प्रवीण जी का समय मिल गया, ये भी बाहर ही थे स्टेट के, ये तो घूमने फिरने निकल गए थे, अयोध्या और मथुरा वृंदावन वगैरह है ना, घूम के आए ये। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको सर, जो ऑटो चला है आपका, उसने कितनी धूल उड़ाई होगी? बड़ा प्रमुख इनका स्लोगन था कि चलेगा ऑटो उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। तो ऑटो जो है इनका चुनाव चिन्ह था, तो वो बड़ा ही पॉपुलर किया था इन्होंने यहाँ पे स्लोगन। क्या लग रहा है कितनी धूल उड़ाई ऑटो ने? ये तो परिणाम बताएंगे, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव परिणाम होंगे उनको प्रभावित अवश्य करेंगे। प्रभावित करेंगे अब निश्चित रूप से। तो अब जीत का क्या हुआ? अब जीत के लिए कितना आप आश्वस्त हैं? आशावान हूँ, आश्वस्त नहीं हूँ। मैं आशा कर सकता हूँ कि लोगों ने मुझे वोट किए होंगे, पर आश्वस्त होने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास आपको इन्फॉर्म करने वाले कार्यकर्ता होने चाहिए जो आप श्योरिटी के साथ कह सकें कि पर्टिकुलर बूथ में आपको इतने वोट पड़े हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिनके बिहाफ के ऊपर या जिनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है मैं ये कह सकूं कि मुझे इतने वोट पड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आश्वस्त नहीं हूं, परंतु आशावान जरूर हूं कि 8 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जीतूंगा। बीजेपी की तरफ से एक वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, एक बयान आता है कई उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से कि आपने अनिल जी को उतना नुकसान नहीं किया होगा, परंतु चंपा जी को नुकसान ज़्यादा किया होगा, कांग्रेस के कैंडिडेट को, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो नाराज़गी वाले वोट अनिल जी को वैसे भी नहीं पड़ने थे, वो चंपा जी की तरफ जा सकते थे, लेकिन अब चंपा जी की तरफ नहीं गए, वो आपको पड़ गए, तो इसलिए फ़ायदा जो है अल्टीमेटली अनिल जी को होगा। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। देखिए, सबका अपना अपना आकलन है और हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर वो रहे हैं। तभी मैंने कहा कि मेरा जो चुनाव लड़ना है वो चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगा ही करेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ या भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ, परंतु इतना तय है कि इन दोनों पार्टियों से हटकर बहुत सारे लोगों ने मुझे वोट किया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को या किसी न किसी पार्टी को नुकसान तो अवश्य पहुंचेगा या पहुंचा होगा। तो किसी ने अगर ये आकलन किया है कि कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचा होगा तो उनका आकलन भी ठीक हो सकता है, और किसी ने ये आकलन किया है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है तो शायद उनका ये आकलन भी ठीक ही होगा। परंतु सही मायने में पता 8 दिसंबर को 12 बजे के बाद ही पता चलेगा। पिन्नू भाई, आप इलेक्शन में उतरे, फर्स्ट टाइम आप इलेक्शन में उतरे, इससे पहले आप इलेक्शंस की कैंपेनिंग में रहे हैं, बीजेपी की तरफ से काफ़ी सारे पोजीशंस में रहे, इस बार भी आप भाजपा प्रचार प्रसार समिति के मेंबर थे। तो इलेक्शन लड़ने में आपको वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो मालूम चली कि एक कौन सा वो एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे, क्या नया मिला आपको? 2-3 चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो कि मैंने हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को चुनाव लड़वाया हुआ है। मैंने कभी भी इंडिपेंडेंटली किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वाने के लिए कभी इस तरह की कोई कोशिश भी नहीं की, और न ही मुझे इस तरह का कभी कोई मौका मिला। परंतु जो चीज़ मुझे ध्यान में आई कि जब हम भारतीय जनता पार्टी का क्या चुनाव लड़ते हैं तो हमारे पास कैंडिडेट बहुत पहले से तय हो चुका होता है, और उसके साथ में उस कैंडिडेट को जनता के बीच में ले जाने के लिए भी बहुत लंबा समय होता है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी है, किसी भी अन्य पार्टी के कैंडिडेट के लिए जो रजिस्टर्ड पार्टी है, उनके जो प्रत्याशी हैं उनके पास काफ़ी लंबा समय होता है कि वो लोगों के बीच में जा सके, परंतु निर्दलीय के पास बहुत कम समय होता है। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण देकर कहूँ कि मुझे 20 तारीख को मैंने नॉमिनेशन भरा, 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मेरे पास चुनाव चिन्ह क्या होने वाला है। मैं लोगों के पास अगर जाता भी तो क्या कहता कि मुझे अगर आप वोट डालें तो मेरा चुनाव चिन्ह क्या होगा। सबसे पहले तो लोगों को यही डर लगा रहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, कहीं बैठ जाऊंगा, क्या कोई दबाव तो नहीं पड़ेगा। तो 29 तारीख तक तो मैंने यही सहा। जब 29 तारीख की शाम को आपको चुनाव चिन्ह का आवंटन होता है तो 20 तारीख तक आप उसको प्रेस में लेके जाते हैं, 30 तारीख को लेकर जाते हैं, 31 तारीख को आप लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए 8, 9 या 10 दिन ही मिलते हैं। हाँ, 12 को अगर इलेक्शन है तो 10 को तो वैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। अब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसके मुकाबले में एक पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको लगभग 1 महीने का समय मिलता है, और इंडिपेंडेंट, यहाँ पे सबसे बड़ा अन्याय एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ हो जाता है। वो लोगों के बीच में नहीं जा पाता, लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रख पाता,
और दूसरा जो सबसे बड़ा डर है, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 पार्टी सिस्टम बन चुका है और कार्यकर्ता जो हैं दोनों पार्टियों से इस तरह से जुड़ चुके हैं कि उनको ये लगता ही नहीं है कि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वो विचारों की होती है, और विचारों को बांध के नहीं रखना चाहिए। आप जब किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो आप दूसरे के विचार सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है लोकतंत्र की दृष्टि से। अगर हम लोग देखें, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है आप लोगों के विचारों को सुने, उन विचारों को सुनने के पश्चात आप अपना मत बनाएं और मत बनाने के बाद अपना वोट करें। परंतु जब एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति गांव में जाता है तो उसे लोग डर के मारे सुनना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि 5 वर्षों के पश्चात, कुछ समय के पश्चात जो 5 वर्षों के लिए सरकार आएगी, पता नहीं उनका क्या जैसा रुक जाएगा। कर्मचारी तो साइड इस बात से डर जाते हैं कि ट्रांसफर्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है, पर तो मुझे आम आदमियों के बारे में भी समझ नहीं आता है कि वो क्यों डरते हैं। तो मैंने जो फील किया, पहले कभी नहीं फील किया। पहले तो हम सोचते थे कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, परंतु जब इंडिपेंडेंट देखा कि 2 पार्टी स्ट्रक्चर में तीसरे व्यक्ति के लिए बहुत कम स्पेस बन पाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और जिस व्यक्ति ने तैयारी नहीं की है इंडिपेंडेंट लड़ने की, क्योंकि मैंने जो चुनाव लड़ा वो आवेग में चुनाव लड़ा, क्षणिक आवेग जिसको कह सकते हैं। जिस व्यक्ति ने अगर चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं की है तो उसके लिए बहुत कम समय में चुनाव लड़ने लायक स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। और एक और सबसे बड़ी बात है धन की व्यवस्था करना। अगर आप अमीर नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो चुनाव लड़ना सच में मुश्किल है। मेरा जैसा एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि जहाँ पे आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद लोग आपको खूब सारे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि शायद वो पिछले 15-20 वर्षों की सामाजिक जीवन में मेरी ईमानदार रही, उसकी वजह से लोगों ने किया हो। परंतु सही मायने में एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने के लिए स्कोप ही नहीं है। और 2 पार्टी सिस्टम में सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि पार्टी ने जिस मर्जी कैंडिडेट को उतारा, चाहे वो कैपेबल है चाहे वो कैपेबल नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ 10 बड़े व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है। अब उस पार्टी के कार्यकर्ता के पास क्या ऑप्शन है? उसको तो उस पार्टी के उस कैंडिडेट को जिताना ही पड़ेगा। तो ये जो है ये बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का अर्थ ही है विचारों के आधार के ऊपर आप अपने मत का निर्णय लें और तब तय करें कि कौन सा व्यक्ति सही प्रत्याशी हो सकता है समाज के लिए, व्यक्तिगत रूप से और हिमाचल प्रदेश के लिए। 2 पार्टी सिस्टम की आपने बात की कि हिमाचल में 2 ही पार्टियां, इस बार तो आम आदमी पार्टी भी उतरी थी। उसके ऊपर आप, क्योंकि आप लिखते भी रहते हैं आर्टिकल्स वगैरह आप लिखते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे भी वो इनसाइट जाना चाहूँगा। उनकी क्या आपको स्ट्रैटेजी लगती है? क्योंकि पहले उन्होंने काफ़ी पैसा बहाया और एकदम से लास्ट मोमेंट पे वो दिखे नहीं, तो क्या उनके साथ क्या गड़बड़ होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी जहाँ पे भी काम कर रही है वो सामाजिक सुरक्षा को लेकर काम करती है, उसकी वजह से जो है वो लोग उनको पसंद करते हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हो या कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हों, इन दोनों पार्टियों ने सामाजिक सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो शायद यही वजह जो मुझे लगती है, यही वजह है कि लोगों ने स्कोप नहीं थे, और इस बात को शायद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी या आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने भी इस बात को समझ लिया। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक पार्टी का नेतृत्व और दूसरा कार्यकर्ता। तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी इन दोनों चीज़ों से वहीन थी। जो लोग उनको मिले वो शायद चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उस पार्टी में शामिल हो गए। तो ये वजह रही कि आम आदमी पार्टी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हिमाचल प्रदेश में नहीं रही। प्रवीण शर्मा बचपन से क्या बनना चाह रहे थे? क्योंकि पॉलिटिशियन तो कोई नहीं सोचता बचपन से। हाँ, कोई अगर पॉलिटिशियन बड़े घराने में पैदा हो तो उसका हो सकता है मे बी ऐसा थॉट प्रोसेस हो बचपन से, बट नॉर्मल लोगों का नहीं होता है। तो आपका क्या था वो, और किस प्रकार आप आ गए इस तरफ? बचपन से तो सिर्फ मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। मेरे पिताजी फौजी थे, घर में लगभग वही वातावरण मिला। मंडी कॉलेज में गया तो एनसीसी ज्वाइन कर ली, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर रहा। लगभग 18 कैंप जो है मैंने तरह तरह के एनसीसी के जिसमें अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। नेशनल लेवल को पीएलसी कोर्सेज किए, पॉइंट टू पॉइंट मार्च में सिल्वर मेडलिस्ट बना। तो सिर्फ एक सपने के साथ जिया कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, आर्मी ऑफिसर।
खाता आर्मी था, पीता आर्मी था, जीता आर्मी था। परंतु बार बार वहाँ से लगभग 3 या 4 बार मैं वहाँ से रिजेक्ट हुआ एसएसबी से। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा झटका था। और ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू रिटन टेस्ट नहीं कर पाता, रिटन टेस्ट हर बार कर जाता था, पर कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ में मैं रह जाता था। शायद खुद को जिसको कहते हैं कि आप मेरा उतना बड़ा एक्सपोजर भी नहीं था। इंट्रोवर्ट जैसा इंसान था, अपनी बातों को बहुत अच्छे से सामने वाले को नहीं समझा पाता था। तो शायद इंटरव्यूज़ को मैं बहुत अच्छे से नहीं दे पाया, जो मुझे लगता था मैं दे सकता था। एसएसबी का पैटर्न भी बड़ा अलग सा होता है, उसमें वो पता नहीं कुछ 15 या 16 क्राइटेरिया के ऊपर जज करते हैं 5 दिन तक। जो 3 एसएसबी बोर्ड हैं आर्मी के, इलाहाबाद, बेंगलोर और एक और है मध्य प्रदेश में, हाँ भोपाल। तो इलाहाबाद बोलते हैं कि सबसे टफ होता है। और मैं तीनों कर चुका था। आपने तीनों? मैं तीनों में, एक में 2 बार और बाकियों में 1 बार, मतलब 4 बार गया। तो रिटर्न निकालना है अपने में बड़ी बात होती वो हर बार निकाल देता था, उसमें कोई मुश्किल नहीं आती थी, बस मुश्किल आती थी है। और फिर इंटरव्यू उसमें उसके बाद भी एसएसबी में भी पहले दिन सबसे ज़्यादा छटनी होती है, उसके वहाँ आगे से सारी चीज़ें निकालने के बाद लास्ट में जो बॉर्डर लाइन केसेस में वहाँ फंस जाता था। बाद में मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से जो हिसार में थे, वो ब्रिगेडियर थे, उनसे भी बात की। तो उनका भी यही आकलन था कि आपकी मुश्किल, आप यू आर वेरी फिट फॉर आर्मी, पर आपकी सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो आप कहना चाहते थे वो सामने वाला नहीं समझ पाता है। तो कहते आप में लीडरशिप सारी क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत अच्छे लीडर्स होंगे, पर ये शायद कहते आपका दुर्भाग्य है कि आप इंडियन आर्मी को अच्छे से मतलब इंडियन आर्मी आपको अच्छे से नहीं समझ पाई, या तो आप बहुत अच्छे ऑफिसर हो सकते हो। और मेरा भी सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनूं। तो उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद मैंने एमएससी में एमए मैथमेटिक्स में एडमिशन ले ली। नहीं, मंडी कॉलेज में। परंतु मेरा मन कभी भी टीचर बनने का नहीं था। तो चैलेंजिंग जैसी जॉब सोचता था कि कुछ ऐसे मिले जहां मैं खुद को कर सकूं, अपने आप को दिखा सकूं। तो एलएलबी में एंट्रेंस टेस्ट दिया शिमला एचपी यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने एलएलबी की 3 वर्षों तक, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया तो मेरे में जो शाइनेस थी, जो मैं चुप रहता था, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, तो एचपी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर से बाहर निकाली। उसके बाद एक अलग प्रवीण जो था वो लोगों के सामने आया। पहले एक स्टेज परफॉर्मेंस भी आप करते, मैंने एक फ़ोटो देखा आपका। स्टेज परफॉर्मेंस में मैं बचपन में भी करता था, परंतु डरे करता था। एचपी यूनिवर्सिटी में मैंने एक नाटक किया, मोहना नाटक। उस नाटक की वजह से मैं बहुत फेमस हुआ। आज भी जितने भी उस समय के लोग हैं वो मुझे मोहना करके ही बुलाते हैं। जो एक कांगड़ा की कहानी है, मोहना करके। बिलासपुर कांगड़ा की, बिलासपुर की। और उस कहानी को आज 100 साल, लगभग 1 या 2 दिन पहले किसी ने फेसबुक पे पोस्ट किया था कि मोहना को हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं। शायद वो मेरे ख्याल से 1922 की ही बात होगी जब वो मोहना हुआ होगा। बिल्कुल। कुछ याद दिलाएंगे थोड़ी? मैं भी खुद भूल गया हूँ कि क्या वो स्टोरी थी। ब्रदर्स की कहानी थी शायद। 3 भाइयों की कहानी थी। एक यहाँ राजा के यहाँ पे नौकरी करते थे, और जो बड़े बड़े भाई साहब थे वो घर में थे, तुलसी थे। और जो छोटा छोटा भाई था मोहना, वो गाँव वगैरह की गायें चराता था। तो उसमें 2 वर्सन आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो बीच वाला भाई जो राजा के यहाँ पे जॉब करता था, उनका जो एक मुसद्दी नाम करके एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके परिवार के साथ जो था वो ज़मीन के झगड़ा था। और कुछ कहते थे कि महिलाओं को लेकर झगड़ा था, मतलब किसी के अफेयर्स वगैरह को। मैं आई एम नॉट श्योर कि वो महिलाओं को लेकर झगड़ा था या ज़मीन के बनने को लेकर झगड़ा था। पर हुआ क्या कि बीच वाले भाई से मुस्लिम फैमिली के एक जो मुसद्दी थे उनका मर्डर हो जाता है। बीच वाले भाई इस बात के लिए छोटे भाई को मना लेते हैं, तो अपने सर के ऊपर जो है इस इल्ज़ाम को ले ले, मैं राजा के यहाँ पे जॉब करता हूँ और मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा। परंतु मोहना को भी यही विश्वास था कि मेरा बीच वाला भाई मुझे छुड़वा लेगा। राजा बार बार उनसे पूछता है। राजा जो बिलासपुर के राजा थे वो उसमें शायद इंग्लैंड से पढ़कर आए हुए थे, तो वो न्याय के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। तो उन्होंने मोहना को बार बार पूछा। शायद उनको भी शक था कि ये खून मोहना ने नहीं किया हुआ है। वो बार बार पूछते हैं मोहना से कि बता किसने खून किया है, तो मोहना उनको नहीं बताता। उसको ये विश्वास था कि भाई बचा लेगा। जब वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ खून मैंने किया हुआ है, तो राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो मोहना को फांसी की सज़ा देते हैं, और वो सांढू का मैदान था जहाँ पे वो फांसी की सज़ा दी गई। तो वहाँ से जब उनके घर की तरफ से लोग चले थे, तो वो गाना बहुत फेमस था, 12 बजे गए और आती मोहना करके, जिस तरह से था वो गाना बहुत फेमस हुआ।
बाद में मंडी के ही एक एस डी कश्यप जी थे, उन्होंने एक पहली बहुत शानदार कैसेट निकाली पहाड़ी नाटी करके, उसमें मोहना का गाना बहुत फेमस हुआ उनके वहाँ पे। लोक संगीत में तो था ही था, पर उन्होंने उसको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी पहचान दी। चलिए, मोहना एक ऐसी कहानी हमारी लोक कथा है, और मतलब एक्चुअल में बोलते हैं हुई है ये, जिसमें एक सेक्रीफाइस दिखाया एक छोटे भाई का, जिसे आश्वासन दिया जाता है कि क्योंकि बड़ा भाई वो राजा के पास जॉब करता है तो वो उसे बचा लेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति में भी इस प्रकार के मोहना मौजूद हैं, क्या आप भी उनमें से एक हैं जिसे कभी कहा गया हो कि आपको कुछ अच्छा दिया जाएगा और इसलिए आप थोड़ा सेक्रीफाइस कीजिए और आप कभी टिकट के लिए अप्लाई ना कीजिए, या उस तरीके से कुछ है? जब रिप्लाई कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था कि सच में मैं कहीं मोहना ही तो नहीं बन गया था। तो जिस तरह से उनको आश्वासन दिया था, तो वैसे आश्वासन तो लेते लेते मेरे 15 वर्ष बीत गए। तभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जब आप ये कहानी सुना रहे थे ना, तो वो एकदम से क्लिक किया मेरे को कि नॉट ओनली यू, ऐसे कितने कार्यकर्ता होंगे जो डेडिकेशन से काम करते हों, क्योंकि आप इस पे खुल के बोल रहे हैं। पिछले जब से आपने इलेक्शन की ताल ठोकी थी तब से आप खुल के इस मुद्दे पे बोल रहे हैं कि एक कार्यकर्ता को नज़रअंदाज किया गया इस बार। क्या लगता है आपको, बीजेपी ने क्या एक्चुअल में वैसा हुआ है? और अगर नज़रअंदाज हुए हैं किस लेवल पे, क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस लेवल से ये चीज़ें हुई हैं या स्टेट लेवल से वो चीज़ें हुई हैं? नहीं, कार्यकर्ता मैं अब खुद की बताता हूँ। जब मैंने 2007 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने कार्यकर्ताओं को समझना शुरू किया। उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था, वहाँ हम लोग बहुत कमिटमेंट के साथ अपने संगठन को जिताने के लिए कोशिश करते थे, पर वो कमिटमेंट का एक पर्टिकुलर एक एरिया में जब हम सब लोगों को देखते थे तो हो सकता था वो दोस्ती की वजह से भी बन जाती हो, तो वहाँ विचार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या हो जाती थी। आप एक हॉस्टल में रहते हो, आप एक जगह एक साथ रहते हो, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। परंतु जब मैं राजनीतिक फील्ड में आया तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी जो मैं कह सकता हूँ। अगर आप सच में ईमानदारी के साथ राजनीति करते हो तो पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिसको हम कार्यकर्ता बोलते हैं, वो इतने कमिटेड लोग हैं, वो आपको ज़िंदगी में आंच ही नहीं आने देते हैं। वो आपकी पार्टी के लिए लड़ते हैं, वो अपने नेता के लिए लड़ते हैं, वो अपने विचार के लिए लड़ते हैं, और अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप 2003 के बाद का बीजेपी का फेज़ देखें तो क्या है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक, जिसको कहते हैं, मेहनत की। और 2014 में जब मोदी जी आए उसके बाद तो एक बिल्कुल अलग ही स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को 2003 से पहले कभी भी 42-43% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, पर 2017 का जो चुनाव था तो पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत आप सोच सकते हो कितनी रही, क्योंकि 47% तक वोट मिले। और जब लोकसभा का चुनाव आया तब तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए, हम लोगों ने 60% तक भी क्रॉस कर लिया। तो ये पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और पिछले 5-7 सालों में तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने घर बार को छोड़ के दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जाकर भी काम किया। परंतु मुझे बुरा क्या लगा, बुरा ये लगता है कि जब वो पार्टी कार्यकर्ता जो सब कुछ छोड़ के आपके लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, परंतु जब पार्टी के इम्पोर्टेंट पदों की बात आती है तब वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं। वहाँ पे वो चुस्त जैसे लोग हैं जिन्होंने किया नहीं होता है परंतु दिखाते बहुत कुछ है, मोहना के बड़े भाई की तरह। हम मोहना के बड़े भाई की तरह वो आ जाते हैं और उन जगहों के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हिमाचल प्रदेश में ही कि हमारे पार्टी के अंदर बहुत कैपेबल लोग हैं जो जीत सकते हैं, पर जब उनको इग्नोर करके दूसरी पार्टी के लोगों को ले लेते हैं तो कार्यकर्ता के मन के अंदर कहीं ना कहीं क्षोभ पैदा होता है और बाद में वो गुस्से में परिवर्तित होता है। तो मैं मेरी जो लड़ाई थी वो यही है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आप विश्वास करो, वो किसी भी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता से श्रेष्ठ हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आज भी मेरे मुंह से हमारी शब्द निकल रहा है, तो सोचो मेरे जैसा व्यक्ति कितना डीपली अपनी पार्टी के अंदर इन्वॉल्व हुआ होगा। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। अब जब हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, तो निष्ठावान कार्यकर्ता का गुस्सा होना स्वाभाविक है। इस बात को शीर्ष नेतृत्व को समझना पड़ेगा। उनको सिर्फ भाषणों में ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि एक भी कार्यकर्ता छूटना नहीं चाहिए, उनको सच में धरातल पे इस बात को उतारना चाहिए। क्या बीजेपी में भी वो पैटर्न अब देखने मिला है? जिस पार्टी को कहा जाता था कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, क्या बीजेपी में भी अब वो पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो नेता के करीब होगा, बड़े नेता के,
उस नेता के जो इन्फ्लुएंस में होगा टिकट आवंटन में, या जिसका चलती होगी, उसके अगर कांटेक्ट में वो ज़्यादा, उसका प्यारा दिल के करीब ज़्यादा होगा, तो उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी बनिस्बत उसके जो बंदा एक्चुअल में डिजर्विंग है। क्या ये पैटर्न कांग्रेस में काफ़ी देखने को मिला है, अब बीजेपी में भी वैसा ही हो रहा है? देखो, मैंने एक राइटअप भी लिखा था, चयन या मनोनयन। जब कोई चुनकर आता है ना, तो वो अपनी श्रेष्ठता साबित करता है। जब मनोनीत होता है कि आप नेता के करीब हो, इसलिए आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन जाते हो, आप युवा मोर्चा के महामंत्री बन जाते हो, तो क्या हो रहा है इससे? उससे सबसे बड़ी बात है कि जो कैपेबल इंसान है वो कहीं ना कहीं बस उसके पास जी हजूरी नहीं है, वो आपके तलवे नहीं चाट सकता, वो बाहर रह जाता है। और जो मनोनयन होता है वो पार्टी को धीरे धीरे वीक करता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जब संजय गांधी जी और इंदिरा गांधी जी का राज आया, तो संजय गांधी के बहुत करीबी लोगों को चयन के बजाय मनोनयन के आधार के ऊपर अंदर लेके आए, और उन्होंने उस पार्टी को धीरे धीरे खोखला कर दिया। हमारे यहाँ पर भी जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है कि अब चयन नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है? मनोनयन हो रहा है। और मनोनयन से क्या होता है? आज तो आप नरेंद्र मोदी जी की वजह से जीत रहे हो, परंतु बाई चांस नरेंद्र मोदी जी नहीं रहे, फिर क्या करोगे आप? ये जो मनोनीत लोग होते हैं, ये मेरा करीबी है इसलिए इसको चेयरमैन बनना चाहिए, इसने सुख दुख में मेरा साथ दिया इसलिए इसको बोर्ड का डायरेक्टर बनना चाहिए, आप ले तो आते हो भाई, पर बाद में होता क्या है? बाद में पार्टी धीरे धीरे खोखली हो जाती है। और उसका एग्जाम्पल आपने अभी अभी ताज़ा देख लिया विधानसभा चुनाव में। जो मनोनीत चेहरे थे, जिनका मनोनयन किया था, वो कहाँ हैं आज? पार्टी से अगर कोई पूछे कि जिन लोगों को आपने बोर्ड के चेयरमैन बनाया, जिन लोगों को आपने डायरेक्टर्स बनाया, जिन लोगों को आपने बड़े बड़े वकील बना के 1.5, 2, 3 लाख रुपए की तनख्वाहें दी, आज वो कहाँ थे जब पार्टी को सबसे ज़्यादा जरूरत थी? ये तो पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को चिंतन करना चाहिए। अरे भाई, और उसके कंपैरिजन में कांग्रेस ने संभाला हुआ है खुद को। अब कांग्रेस के यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है, वो चुनाव होता है, वहाँ पे वो लड़के आते हैं। अब कम से कम आज नहीं तो 5 सालों बाद जो है, वहाँ पे लड़के और अपनी प्रतिभा साबित करने वाले जो लोग आएंगे, वो पार्टी को मजबूती करेंगे। और हमारी तरफ को मनोनयन हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि चयन की जो प्रक्रिया है वो बनी रहनी चाहिए पार्टी के अंदर। इससे पार्टी मजबूत होती है। और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये लगता है कि इस पार्टी को, देश को इस पार्टी की अभी जरूरत है। तो इसलिए जो है मनोनयन नहीं, चयन आधार होना चाहिए। चयन आधार होना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि ये जो बागी इस वक्त ज़्यादा लड़े हैं हिमाचल से, कितना इफेक्ट डाल रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो इफेक्ट तो पड़ता है। अगर एक भारतीय जनता पार्टी के बागी 5,000 वोट लेके गया, तो मतलब 5,000 कार्यकर्ताओं को लेके चला गया वो। आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए? कितने वोट आप ले रहे हैं? या मुझे नहीं पता, इंडिपेंडेंट के पास स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, तो बता सके कि उसको कितना वोट पड़ा है। अब बहुत सारे लोग मुझे शहर में आके मिलते हैं कि प्रवीण जी आपको वोट किया है, तो नेचुरली खुशी तो होती है, परंतु एक एक व्यक्ति से मैं आकलन नहीं कर सकता कि कितने लोगों ने मुझे वोट दिया होगा। मैं तभी कहा कि आशा है कि मैं जीत रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने उसका आश्वस्त नहीं हूं कि कितने लोगों ने वोट किया। चलिए, आशा है और आश्वस्त नहीं है प्रवीण शर्मा जी। और अब बात करते हैं इनके शादी के बारे में, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे सीरीज में फेवरेट रहा है। तो शादी तो आपकी हो गई है सर। मैम जॉब भी करते हैं, मुझे पता है। कहाँ पे जॉब कर रही हैं अभी? मेरी वाइफ महाराजा अग्रसेन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और फिजिक्स पढ़ाती हैं, और बेसिकली वो बंगाल से हैं। वो फिजिक्स बंगाल से हैं? हाँ, हमारे यहाँ का सेन वंश भी बंगाल से है। हाँ, और उनकी तो लैंग्वेज, बहुत सारे शब्द जो मुझे अब ध्यान से देखता हूँ तो बहुत सारे शब्द ऐसे लगता है कि बंगाल से आए हैं, जैसे सेपो बड़ी वगैरह, बाड़ी, कथाए, किथिए, वैसे वैसे जैसे बोलते हैं तुम्हारी बड़ी कथाए, तेरा घर किथिया, वैसे वैसे तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बंगाल और मंडियाली एक जैसे ही हैं। आपकी धर्मपत्नी फिजिक्स पढ़ाती है, आपकी केमिस्ट्री कैसी है फिर? नहीं, केमिस्ट्री तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसने मेरा हर समय साथ दिया, और ये मेरा सौभाग्य ही मैं कह सकता हूँ कि शायद मुझे इससे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता था। क्योंकि जिस मिले कैसे हो? यूनिवर्सिटी में वो। अच्छा, मैं भी लव अरेंज है आपका? लव कम अरेंज। अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी में था, वो भी यूनिवर्सिटी में थी। मैं एबीवीपी के लिए काम करता था, वो एबीवीपी को सपोर्ट करती थी। तो शायद इस तरह से हम लोग एक दूसरे से मिलके, राजनीतिक गठबंधन था ये भी शुरुआती। राजनीतिक गठबंधन भी कह सकते हैं, परंतु राजनीतिक गठबंधन तो क्या कहेंगे, पर बॉन्डिंग ही कह सकते हैं, बॉन्डिंग ही कह सकते हैं। तो उन्होंने परस्यू नहीं किया आगे पॉलिटिक्स को, आप उसमें आगे बढ़ते गए।
और AVVP का तो आपने यूथ इनका बड़ा बोलते हैं यूनिवर्सिटी में, आप लोगों का एक टाइम पे बड़ा SFI वालों के साथ ठीक गुत्थम गुत्था होती थी, आज भी वो परंपरा जारी है। हाँ, बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हुए हैं खिलाफ। तो मुझे अच्छे से याद है कि 18 फरवरी 2006 जब सारे केस ख़त्म हुए थे, मैंने वापस आके लड्डू बांटे थे ना, तो हर बार मैं कोर्ट में जाके वकील होते हुए क्रिमिनल की तरह खड़ा हो जाता था। और सबसे बड़ी सज़ा क्या होती थी कि कई बार तो हम लोगों को 4 घंटे बैठना पड़ता था और 5 घंटे बैठना पड़ता, और उस दिन केस लगे हुए होते थे और अपने क्लाइंट्स को ये नहीं बता पाते थे कि हम लोग मुलजिम की तरह वहाँ खड़े हुए हैं। तो ये वकालत की तरफ कैसे चले गए थे? वकालत तो मैं खुद चाहता था कि मैं वकालत करूं, और वकालत मुझे बहुत पसंद है। वकालत में आप न्याय दिलाने की तरफ कोई कदम बढ़ाते हैं। जब आप रिट पिटीशन करते हो तो जैसे राजनीति में एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप लोगों के लिए काम करते हैं, वैसे ही वकालत में आप व्यक्ति या समाज के लिए न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मंडी में गौ सदन खुला है, ये मेरी रिट पिटीशन है। बाड़ी चेला मार्ग था जिसमें लगभग 35-36 लाख रुपए का एम्बेजलमेंट हुई थी, उसको मैं बाहर लेकर आया था। मंडी के हॉस्पिटल की एक्स्ट्रा बिल्डिंग थी, उसको मैं रिट पिटीशन के साथ लेके आया था। एक MBBS का बहुत फेमस केस हुआ था, उस वाले केस में मैं वकील था। तो मैंने बहुत सारी रिट पिटीशन किए थी उस टाइम। तो कई बार तो उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वीरभद्र जी, मुझे और कौशिक जी होते थे, उनको कहते थे यहाँ पे पिल माफिया सक्रिय है, कहते हैं PIL को पिल, बहुत अच्छे से बोलते हैं। पर वो समय भी बहुत अच्छा समय था। तब मैंने कोशिश की थी कि मैं लोगों के लिए लड़ूं, पर वो स्तर बहुत बड़ा छोटा था। राजनीति आपको बड़ा प्लेटफॉर्म देती है जहां आप लोगों के भविष्य के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जब आपने घर में बताया उसके बाद कि बंगाल से हैं, जो पसंद आ गई हमें, तो उन्होंने नहीं बोला कि भाई हिमाचल में नहीं मिला कोई? और कैसे स्मूथली कैसे गया बात? मैं शायद सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने आज तक जो भी अपने माँ बाप के साथ बात रखी सामने, तो उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। और मैं लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने माँ बाप के साथ कम से कम वो विश्वास बना के रखिए जहाँ जब आप कोई बात करें तो वो उस बात को समझ सके। ये विश्वास हमेशा रहना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बार कहा कि हम देखना चाहते हैं। जब देखा तो उन्होंने हाँ कर दी। तो उनको कभी मैम को ये नहीं उन्होंने कहा कि आप सीरियसली वकालत ही फॉलो कीजिए, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा है, या सपोर्ट करती हूँ हमेशा से? वो हमेशा से चाहती थी मैं वकालत करूं, पर जब मैं राजनीति में आया तो राजनीति में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो ये कहती हैं कि घर को मैं संभालूंगी, आप पूरी तरह से राजनीति करो। वो अब भी यही बोलेंगे। अगर आप पीठ पीछे जाके इंटरव्यू लेंगे तो बड़ी खुश होंगे कि मेरे पति राजनीति कर रहे हैं। जब वो वकालत में मैं वकालत में था तो वहाँ बड़े खुश होकर कहती थी कि मेरे पति वकालत में। अब राजनीति में तो बहुत खुश होकर कहती है कि नहीं आप वकालत करो, राजनीति करो। और हमेशा, अब आपने इलेक्शन के टाइम पे भी देखा होगा, उसने शायद ही मंडी की गली कोई कभी देखी हो, पर हर घर तक पहुंची वो, हर जगह उसने वोट मांगा। तो मेरे से ज़्यादा मेहनत तो मेरी बहनों ने, मेरी पत्नी ने, या मेरे रिश्तेदार या बाकी कार्यकर्ताओं ने की। मुझे तो भाषण देना था, पर घर घर जाके वोट मांगने का काम किया तो उन लोगों ने ही किया। प्रवीण भाई की बेबी भी है, एक बेटी है, कौन सी क्लास में सर? वो मैट्रिक में है। मैट्रिक में, और वो भी बहुत तेज़ तरार है। अभी से मैं बता रहा हूँ, नेताओं के गुण पूरे दिखते हैं उनमें भी, जितनी हमारी बातचीत होती है, जितना मैं उनको जानता हूँ अभी तक। अब बातें बहुत है प्रवीण शर्मा से अगर बात करना चाहेंगे हम इस सब मुद्दों पे। ये लिखते रहते हैं आर्टिकल, मैं बताऊँ जो अखबार है उनमें। अभी सीमेंट के मुद्दे पे पीछे इन्होंने लिखा था कि सीमेंट के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। OPS पे काफ़ी मुखर रहते हैं हमेशा से। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी जनता को टच करते हैं, जिन्हें टाइम टू टाइम ये अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उजागर करते रहते हैं। और चलिए, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, हम चाहेंगे कि इस प्रकार के जो युवा नेता हैं, उनकी जो एनर्जी है उसको भी गवर्नमेंट्स जो है यूटिलाइज कर सकती है, किसी ना किसी प्रकार से उनका, इन लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने कुछ और विभागों में। जिसे कहते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट दिया था PK ने भी, प्रशांत किशोर ने, कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटरल एंट्री का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आप, हाँ, जैसे जो विभाग में कोई बड़े उस पर IAS और IPS होते हैं, उनके साथ आप उस फील्ड का एक्सपर्ट भी लगाओ, या जो उस फील्ड में एक्सपर्ट ही रखता है। अगर IPH विभाग का कोई सेक्रेटरी है तो उसके साथ आप इंजीनियर लगा दो, बेटर तरीके से गवर्नेंस कर पाएंगे। तो मुझे भी लगता है कोई वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है काफ़ी बेहतर होगा। कोई IAS है या IPS है, जैसे अगर वो उसने तो
वही स्टडी की है, उसने डॉक्टरी नहीं की होगी, लेकिन उसको हम स्वास्थ्य विभाग का सेक्रेटरी बना देते हैं। तो उस स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी के साथ अगर उनके साथ हम लेटरल एंट्री करके एक किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी बड़े डॉक्टर को भी बिठा दें, उस डॉक्टर को व्यवहारिक चीज़ें पता होंगी हॉस्पिटल में क्या किस चीज़ें से करते हैं। अब उनको तो हमेशा रिपोर्ट लेनी पड़ती होंगी, डॉक्टरों की मीटिंग करो फिर रिपोर्ट लो, बट वो जो दूसरा बंदा होगा वो उसका एक्सपीरियंस होगा, तो उन दोनों के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। ये था, इस पे अलग से हम एपिसोड बनाएंगे किसी दिन। प्रशांत किशोर का ये आइडिया था, कहते हैं कि इसी कारण जो मोदी के सबसे करीब थे, जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी 2014 के इलेक्शंस की, जो नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार, ये प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ नारा था। और उसके बाद उनके डिफरेंसेस जो थे वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे चल के डिफरेंसेस आए थे। इस पर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो चर्चा का विषय थे प्रवीण शर्मा जी, जिनके कारण काफ़ी चर्चाएं हुई मंडी सदर के इन इलेक्शंस में, उनके साथ ये खास मुलाकात थी जिसका 7वां एपिसोड था। और नेक्स्ट एपिसोड में किसी और बड़े लीडर के साथ मिलेंगे। लेकिन लास्ट में मैं यही कहूँगा, इस प्रकार के युवा नेताओं का एनर्जी को, इनकी सोच को हम किस तरीके से लोकतंत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़रूर हमें सोचना चाहिए। हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए, इस सिस्टम को सोचना चाहिए। जैसे एक और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं यहाँ से, मेजर खेम सिंह, वो भी स्ट्रैटेजी बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं और शहर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बनाए हुए प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलिए, और आर्मी से रिटायर्ड हैं वो भी। तो ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं पूरे के पूरे समाज में, जिनको साथ लेके अगर हम चलें तो एक बेटर समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। प्रवीण भाई, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में आप कुछ कहना चाहें अगर 1-2 लाइन में, तो चुनावों से लेके, ज़िंदगी से लेके, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू से। बस यही कहना चाहूँगा, जो भी सरकार बने वो हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित हो, और उस सरकार का कहीं ना कहीं हम लोग पार्ट अवश्य बने, ताकि हम लोग भी एक आम नागरिक की तरह से बेटर हिमाचल बनाने के लिए अपना योगदान दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। फेसबुक पे अगर हमारा आप चैनल फॉलो करते हैं तो इस सिर्फ इंटरव्यू मत देखा करो भाई, हमारे व्यूज़ इतने ज़्यादा जाते हैं, लेकिन आप लोग ना लाइक करते हो ना फॉलो करते हो, फ्री में देखते रहते हो ऐसे ही। और लाइक फॉलो करके कोई पैसे भी नहीं कटेंगे आपके। ऐसा होता है कि नेक्स्ट कोई वीडियो हम डालते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, और थोड़ा हमको भी बताने में होता है भाई हमारे इतने फॉलोअर्स हो गए हैं। बाकी यूट्यूब पे तो अच्छा सपोर्ट हमको, नंबर 3-4 पे हम हैं शायद हिमाचल में सब्सक्राइबर काउंट में, 1,45,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइब उसके ऊपर हो चुके हैं, तो उसके लिए तो आपका शुक्रिया। लेकिन फिर भी यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करते रहो, कम से कम 2 लाख का टारगेट हमने ले रखा है अगले 1-2 महीने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस स्पेशल इंटरव्यू को देखने के लिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक, आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी।